नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम करेंगे जो यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी लगातार जो क्वेश्चन पूछता रहता है बीच बीच में, अलग अलग क्वेश्चन, चाहे वो योजनाओं से संबंधित हो या फिर गैर सरकारी संगठन हो या जो आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक जो सर्वे आता है हर साल, उससे क्या है कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अभी यूके पीएससी में पूछा था कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसका नोडल अधिकारी कौन था या नोडल विभाग कौन सा है उसका। तो इसका नोडल विभाग तो कृषि विभाग ही होगा, लेकिन इसका जो नोडल अधिकारी था वो बनाया गया आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आपको एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस देखना है थोड़ा बहुत। तो इससे थोड़ा बहुत एग्जाम में क्या आ जाता है, आइडिया आ जाता है। और यहाँ से कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं फंसते, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ईजिली फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो उत्तराखंड सरकार है उनकी आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो उसमें भी ये आ गया है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। और इसमें क्या है, जो किसान परिवार हैं उनमें क्या है, हर साल 6,000 रुपये उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यह जो पैसा है वो कितनी किस्तों में दिया जाता है। तो वो 3 किस्तों में दिया जाता है। तो प्रथम किस्त जो इसकी दी जाती है वो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक दी जाती है, यानी अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, तो 4 महीने के अंतर्गत दी जाएगी ये। और जो दूसरी किस्त है वो दूसरी किस्त दी जाएगी 1 अगस्त से 30 नवंबर तक, यानी जुलाई के बाद जो अगला महीना आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि इन 4 महीनों के बीच में हो जाएगी। फिर अगला महीना आएगा 1 दिसंबर से 31 मार्च तक। ठीक है, तो 4 महीने के अंतर्गत ये क्या है, पैसा दिया जाना है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा था कि प्रदेश के योजना के संचालन हेतु कृषि विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। तो इसका नोडल विभाग कौन है, कृषि विभाग है। और इसका जो है नोडल अधिकारी कौन है, तो यहाँ पे लिखा है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो योजनाओं से संबंधित लगातार क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हितैषी इंडिया जो गैर सरकारी संगठन है उसकी शुरुआत कब हुई है। ठीक है, तो हितैषी इंडिया गैर सरकारी जो संगठन है उसकी शुरुआत हुई है 1994 को हुई है। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनेगा कि कब हुई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये बनाया किसने, तो ये बनाया गया है किशन राणा ने। और किशन राणा कौन है, ये जो बागेश्वर है, बागेश्वर में इन्होंने ये गैर सरकारी संगठन बनाया है और इसका नाम दिया है इन्होंने हितैषी इंडिया गरुड़ विकास खंड। और ये क्या एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, और ये करता है कि हर साल किसान महोत्सव बनाता है। तो ये भी आ सकता है किसान महोत्सव कौन बनाता है, तो हितैषी इंडिया बनाता है। और किसान महोत्सव का मतलब क्या है कि इसमें यह है कि जो भी किसान जैविक उत्पाद जो भी कृषि कार्य करते हैं उसमें जो संलग्न लोग हैं उनको सम्मान पैदा करना उनके प्रति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है उस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्या घटक हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 3 घटक हैं। एक तो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। दूसरा है हर खेत पानी। तीसरा है समेकित जलागम विकास कार्यक्रम। तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तीनों के तीनों कि जो कृषि सिंचाई योजना है उसके घटक क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन तो देखो हमेशा ये भी बन सकता है कि जो हिमालयी राज्य होते हैं तो उसमें कोई भी योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है उसमें 90% जो होता है अनुदान होता है, या 90% जो सहायता दी जाती है वो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में उत्तराखंड में 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें 90 रुपये जो सहायता देगा वो कौन देगा, केंद्र देगा। तो देखिए इसके जो 3 वो हैं घटक हैं वो क्या है, यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे यहाँ पे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और यहाँ पे दूसरा है हर खेत पानी, तो ये है हर खेत पानी। और तीसरा है यहाँ पे समेकित जलागम विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये 3 घटक इसके हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बार ये यूके ट्रिपल एससी ने भी पूछा है और यूके पीएससी तो इसको खैर पूछता ही है कि जो गंगा एक्शन प्लान है, नहीं गंगा एक्शन प्लान नहीं, स्वच्छ एक्शन, एक्शन यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रखा है, स्वच्छ एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान। ठीक है,
स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2017-18 में हुई थी। तो इससे लगातार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन इससे यही बनेगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2017-18 में हुई थी। और जो ये स्वच्छता एक्शन प्लान है नमामि गंगे क्लीन अभियान, एक क्वेश्चन इससे ये पूछा जाता है कि ये जब शुरू हुआ था तो कितने जनपदों में ये शुरू किया गया था? तो गंगा बेसिन पर जो बसे प्रदेश थे 5 जनपद, प्रदेश के जो 5 जनपद थे वहाँ पे उत्तराखंड में ये योजना शुरू हुई थी, ये अभियान शुरू हुआ था। तो उसमें 5 जिले कौन से थे? चमोली था, उत्तरकाशी था, पौड़ी था, रुद्रप्रयाग था और टिहरी था। ठीक है। इसके बाद अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका दूसरा चरण जो है कब से शुरू हुआ? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 और 21 से जनपद हरिद्वार में, टिहरी में, चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी और देहरादून में। ठीक है। तो इसका दूसरा चरण जो शुरू हुआ है 2020 और 21 से शुरू हुआ है। और कितने जिलों में शुरू हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो जब योजना शुरू हुई थी तब 5 जिलों में शुरू हुई थी। अब जो इसका दूसरा चरण चल रहा है वो क्या है? 7 जिलों में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो इसको भी जरूर पढ़िए आप। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में कुल कितनी चीनी मिले हैं? ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड अब लगातार इन्वेस्टर समिट करा रहा है। तो क्यों करा रहा है? क्योंकि उद्योग धंधे यहाँ पे आए। तो उत्तराखंड में कुल कितनी चीनी मिले हैं? तो अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो 8 चीनी मिले हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो चीनी मिले हैं वो सहकारी क्षेत्र की कितनी है? तो सहकारी क्षेत्र की यहाँ पे जो 3 चीनी मिले हैं वो 3 है। जबकि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी चीनी मिले जो है 2 चीनी मिले यहाँ पे है। और निजी क्षेत्र की कितनी है? 3 है। तो यानी कि 3 जो होगी सहकारी क्षेत्र की होगी, ठीक है, 2 यहाँ पे जो होती है सार्वजनिक क्षेत्र की होती हैं और 3 यहाँ पे निजी क्षेत्र की हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा इतना डीप तो नहीं पूछेगा कि गन्ने की पेरोई कितनी होती है, कुल उत्पादन कितना हुआ, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है 7.69 लाख कुंटल चीनी का उत्पादन किया गया है वर्ष 2022-23 में। अगला क्वेश्चन चाय विकास बोर्ड से। आपको पता है कि उत्तराखंड में चाय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उत्तराखंड जो चाय विकास बोर्ड है उसका गठन कब हुआ है? तो उत्तराखंड जो चाय विकास बोर्ड है उसका गठन जो हुआ है 11 फरवरी 2004 को हुआ है। ठीक है। और इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था कि जो उत्तराखंड में जो चाय विकास बोर्ड द्वारा कितने जिलों में अपने जो है प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं ये चाय के विकास से संबंधित। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड द्वारा वर्तमान में उत्तराखंड के 9 पर्वतीय जनपदों में, जिसमें अल्मोड़ा है, नैनीताल है, बागेश्वर है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, इसमें क्या है चाय विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ठीक है। और अभी तक जो दिसंबर 2022 तक है उसमें कुल जो है 1441 हेक्टेयर में सफलतापूर्वक चाय प्लांटेशन किया जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड शासन द्वारा जैविक खेती की लगातार क्या की जा रही है? मांग को दृष्टिगत करते हुए जैविक खेती को जितना संभव हो सके उतना प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो चमोली का नौटी जिला है, चमोली में जो नौटी है उसको चुना गया है चाय बागान के लिए, या नैनीताल में जो घोड़ा खाल है, ठीक है, चाय बागान, या चंपावत है। तो इनमें भी क्या है जैविक खेती है, जैविक चाय के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं कि भाई चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? 11 फरवरी 2004 को। और उत्तराखंड में जो चाय विकास कार्यक्रम चल रहे हैं वो कितने जिलों में चल रहे हैं? तो वो चल रहे हैं 9 जनपदों में। तो यहाँ पे भी ये साफ साफ लिखा गया है। ठीक है। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें कम से कम 400 से लेकर 500 पेज है। ठीक है। तो उसको आप पढ़ सकते हैं आप लोग भी। बस आपको गूगल पे डालना होता है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 तो आ जाता है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत कब हुई? ठीक है। तो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत कभी 2021 से हुई है। अब ये है क्या? तो ये है क्या, जो पशुपालन, डेयरी और जो मत्स्य विभाग है उसके द्वारा ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है। और ये किस जनपद में शुरू किया गया? देहरादून एवं हरिद्वार में। ठीक है। तो इसमें करना क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित जो है वो है गौवंशीय, महिवंशीय पशुओं को 100% UIED ईयर टैग द्वारा। ठीक है। तो इसका क्या लगातार पंजीकरण किया जा रहा है। तो नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक का मिशन का संबंध किससे है? जो गौवंशीय और जो महिष वंशीय पशु हैं उनका 100% जो है UID
ईयर टैग उनको देना। तो आपने देखा होगा कि कानों पे क्या लगा रहता है, जो पशु होते हैं उनका टैग लगा होता है, ताकि जो है जितने भी पशु हैं उनका पंजीकरण आसानी से यहाँ पे किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, और ये जब से उत्तराखंड बना होगा तब से एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है वो हर 2-3 साल में बदलती रहती है। इससे पहले 2019 की रिपोर्ट थी, अब 2021 की रिपोर्ट आ गई है। तो अभी तक तो क्वेश्चन यही बन रहा है कि उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है 2021, उसमें जो है किस जनपद में सबसे ज़्यादा वनावरण है, तो यानी कि सबसे ज़्यादा वन किस में है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके नैनीताल जो है, नैनीताल जिले में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन का है। तो पहले तो ये पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा वन का है, तो नैनीताल में 71.62%। ठीक है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन बनेगा तो ये चंपावत, ये नैनीताल जिले को हटा देगा, और जो दूसरा सबसे ज़्यादा जो वन है वो चंपावत में है। ठीक है, तो चंपावत में कितने वन है, 69.32 है। ठीक है, इसके बाद अगर आप जाओगे तो पौड़ी जिले में इसके बाद सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं 63.74। ठीक है, और तो ये 3 जिले तो आपको याद रखने कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा जिला है वो रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग को भी आप याद रख सकते हैं कि चौथा जिला कौन है, रुद्रप्रयाग है। अगला क्वेश्चन जो इससे बन सकता है वो बन सकता है सबसे कम वन आवरण का है, तो सबसे जो कम वन आवरण है वो उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर में सबसे कम वन आवरण है, और उसके बाद क्या है, हरिद्वार में सबसे कम वन आवरण है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे से भी लगातार बन रहा है। और उत्तराखंड जो वन रिपोर्ट है उसका जो कुल कितना वनावरण उत्तराखंड में है, तो ये है 24,305, यानी कि 24,305 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बन रहा है। थोड़ा सा हम एक वनावरण की जो है स्थिति भी देख लेते हैं उत्तराखंड में कैसा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो 2019 की रिपोर्ट थी, तो अगर आप 2019 की रिपोर्ट में देखेंगे तो उत्तराखंड में जो वन आवरण है वो 24,305 है। तो इस बार 2 और बढ़ गया, यानी कि 24,305 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 2 वर्षों की अवधि में जो वनावरण है वो कितना बढ़ा है, तो वो बना है 2 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, देखो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में कुल अभिलिखित वन कितने हैं। ठीक है, तो टोटल एरिया का अभिलिखित वन क्या है, 71% है, 71.05% है। तो उसका अगर आप निकालोगे तो 37,999 होता है। तो अगर अभिलेखित वन क्षेत्र पूछा जाता है तो आप 53,483 तो आपको याद रहता है, उसका आप क्या है 71% निकालो तो आसानी से 37,999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा याद करने की और ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो अब बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है, क्योंकि उत्तराखंड में जो है पर्यटन क्षेत्र में, या कहें कि पर्यटन क्षेत्र में लगातार क्या है गतिविधियां को बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा बनता है कि जो होम स्टे योजना है, उस होम स्टे योजना का नाम क्या है उत्तराखंड में, किसके नाम से संबंधित है, तो वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र में उसमें कितनी सब्सिडी दी जा रही है। तो देखिए गाइज, इसमें जो है लगभग 50% आपको सब्सिडी दी जाती है, अधिकतम 15 लाख रुपए तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे कि 30 लाख का कोई होम स्टे के अंतर्गत होम स्टे बनाते हैं तो उसमें आपको क्या है 15 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, यानी कि आपको सिर्फ 50% क्या हो जाएगा, सब्सिडी वापस मिल जाएगी, पैसे वापस मिल जाते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है कि देखो, एक तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कब इसकी शुरुआत हुई है। तो होम स्टे की जो शुरुआत हुई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2018 से। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन आएगा अगला, इसमें अलग अलग आया था कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें कुल कितनी सब्सिडी दी जा रही है, 50% सब्सिडी दी जा रही है, अधिकतम 15 लाख की। और वही मैदानी क्षेत्रों में जो है सीधा आधा होगी, 50 की आधा होगी, 25% सब्सिडी दी जा रही है, और अधिकतम कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, 7.50 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है कि जो पलायन है उसको रोकना है, और दूसरी ओर जो उत्तराखंड की संस्कृति है और जो स्थानीय व्यंजन है उससे क्या है देश या दुनिया में उनकी ख्याति बढ़े। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन रहा है कि जो होम स्टे योजना है उसमें सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण है वो किस जनपद के हैं। तो ये डाटा है आपके सामने। तो वर्ष 2000 अगर आप 22-23 में देखेंगे दिसंबर तक, और करंट से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो होम स्टे योजना है
उसमें जो सबसे अधिक पंजीकरण है 2022-23 में, तो वो नैनीताल जनपद में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, नैनीताल जनपद में सबसे ज़्यादा जो है पंजीकरण हो रखे हैं इस समय। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है देहरादून है। तो नैनीताल आप देखेंगे कि पर्यटन के हिसाब से अभी जो है एक उभरता हुआ जिला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा पंजीकरण करा रखे हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले जो वित्तीय वर्ष 2021-22 उसमें 2017 थे। 2017 उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा थे पंजीकरण। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है, ठीक है, स्वरोजगार योजना है, उसमें उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो लाभार्थी हैं वो किस जनपद में 2022 में। ठीक है, तो वो है नैनीताल जिले में। इससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो स्वरोजगार योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर सन 2002 है, लेकिन इसकी डेट क्या है। ठीक है, तो इसकी डेट क्या है, डेट के साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीर चंद्र सिंह जो गढ़वाली स्वरोजगार जो योजना चल रही है, तो उसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, और इससे क्वेश्चन और क्या बन जाता है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है उसमें जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी सब्सिडी दी जाती है या कितनी राज्य के सहायता दी जाती है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में 33%। ठीक है, 15 लाख से बढ़कर अब 33 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, अधिकतम जो है 33% तो वही है, लेकिन जो सब्सिडी है वो 15 लाख से बढ़कर 33 लाख हो चुकी है। और जो मैदानी क्षेत्र है उनमें 25% अधिकतम है और 25% सब्सिडी है मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन जो सब्सिडी रुपए के रूप में वो 10 लाख से बढ़कर अब 25 लाख हो गई है। ठीक है, या इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वाहन मद है, जैसे इलेक्ट्रिक कार है या लग्जरी जो वाहन है, उसमें राज्य की सहायता 50% है, यानी कि 20 लाख तक की आपको सहायता दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आप 40 लाख की गाड़ी लेते हैं और वो पर्यटन के लिए जोड़ना चाहते हैं या स्वरोजगार आप उससे करना चाहते हैं, तो आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी, इससे यानी कि आपको 20 लाख वापस दी जाएंगी। तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ेगी, 20 लाख की पड़ेगी। अब इससे एक क्वेश्चन और पूछ जाएगा, जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं वो किस जिले में है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए 2022 का डाटा है ये, तो सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी हैं वो आपके नैनीताल जनपद में ही है फिर से। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे अल्मोड़ा आ जाता है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है 2022-23 का डाटा ही अनिवार्य है, 2021-22 का बहुत पुराना हो जाएगा, तो इससे अगर आएगा 2022 से ही आएगा, 2022-23 में ही। तो सबसे ज़्यादा जो है नैनीताल जनपद में और दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा जनपद में है। अगला क्वेश्चन जो है पर्वतमाला का संबंध किससे। तो देखिए उत्तराखंड में जो रोपवे योजना है वो लगातार बढ़ रही है। जैसा आप देखेंगे केदारनाथ में ही जो है रोपवे बन रहा है, इससे पहले सूर्यगंडा में भी बन चुका है। अब खबर ये आ रही है कि जो हेमकुंड साहिब है उसको जाने के लिए भी रोपवे बनेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पर्वतमाला है उसका संबंध किससे है। तो पर्वतमाला का संबंध जो है रोपवे योजना से है। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे किससे है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और लगभग ये 200-300 पेज मैंने देख लिए हैं। अब जो उससे आगे का कंटेंट होगा उसको भी हम अब अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।